ये है। यहाँ जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल में कितने होते हैं, और ये एक स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है, और ये ए क्यूब उसका साइड, ठीक है, ए साइड होती है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम हो गया किसका, यूनिट सेल का, ये एक स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हम बीसीसी की बात कर रहे हैं, तो बॉडी सेंटर्ड में हमने कहा था टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होते हैं, ठीक है, एज इट इज 4/3 लिख दिया, पाई की वैल्यू पुट कर दी है, आर क्यूब लिख दिया है, ए क्यूब लिख दिया है। अब ये आगे सॉल्व तभी होगा जब हम ए की वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट ए और आर के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ताकि मैं इस ए को जब आर की टर्म्स में लिखूंगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपके पास परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तब ए को फाइंड करने के लिए हम इन ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। पहले इस यहाँ पर 2 स्टेप में होगा ये, पहले ट्राइंगल एबीसी की बात करेंगे और फिर ट्राइंगल एसीडी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं ट्राइंगल एबीसी। अब ट्राइंगल एबीसी को जब हम कंसीडर करते हैं तो हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB प्लस BC स्क्वायर हो गया। अब AC इसमें डायगोनल वो है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस है तो ये AC स्क्वायर लिखा है अपन ने यहाँ पर, और AB और BC ये दोनों क्या साइड्स है, ये A होगी साइड और ये वाली साइड भी जो होगी वो A होगी, ठीक है। तो यानी AC स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर, इसको अपन ने रख लिया अभी सेव करके। फिर हम दूसरे ट्राइंगल पर आ जाते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ACD, जो मैंने डॉटेड शो किया है यहाँ पर। इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास जो डायगोनल है वो हाइपोटेनस है AD, और बाकी ये जो दिख रहा है हमें ये भी साइड है, इसके अंदर ध्यान रखना, ये साइड है A, ठीक है, ये भी इसकी साइड है, सॉरी A मतलब इसको AC लोगे ना, ये तो AC है और ये साइड है ही, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख रहे हैं, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, बट ऑलरेडी हम AC स्क्वायर तो फाइंड कर चुके हैं, 2A स्क्वायर के इक्वल होता है, यहाँ आपने 2A लिख दिया, CD को A माना ही है अपन ने वहां पर, क्योंकि वो साइड है, तो इसका AD स्क्वायर इक्वल हो गया 3A स्क्वायर, ठीक है। अब आप AD की वैल्यू देखो, अपन ने क्या लिखी थी, AD को अपन ने 4R के इक्वल लिखा था, तो यहाँ मैं इस AD की जगह 4R प्लेस कर रहा हूँ, और ये 3A स्क्वायर, 4R स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 16R स्क्वायर हो गया, लेकिन आपको तो A की वैल्यू चाहिए, तो A को बाहर ले लो आप, ठीक है, तो ये अंडर रूट 16R स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा, ओपन करोगे तो 16 बाहर आकर के 4R हो गया, 16R स्क्वायर जो है, और इसका रूट अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब ये A की वैल्यू है अपने पास, और ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। तो जब इस A की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आप देखिए ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू पुट कर दी अपन ने, यहाँ 4R अपॉन रूट 3, तो रूट 3 ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट 3, ठीक है। तो 4R को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64R क्यूब, और रूट 3 3 टाइम लिखेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3 रूट 3, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर ले, सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास में जो आएगा वो आ जाएगा टोटल 68%। तो इसका मतलब आपके पास जो BCC होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो 68% है, और जो एम्प्टी स्पेस, ये तो क्या है, पैकिंग परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है। और अगर मैं एम्प्टी स्पेस की बात करूं, परसेंट एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, ठीक है, तो परसेंट एम्प्टी स्पेस होता है 32% टोटल 100 में से, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है BCC। आगे चले, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे फाइंड करें, तो आपको ध्यान होगा एक डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो अपन ने पढ़ा ही है, ठीक है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मास किसका और वॉल्यूम किसका, यूनिट सेल का मास और यूनिट सेल का ही वॉल्यूम। तो अगर आप डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं यूनिट सेल की, तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। इससे आ जाएगा उसकी डेंसिटी। लेकिन अब हमें ये पता है कि मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा। भी हमें पता है यूनिट सेल किससे बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है। तो आपके पास जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सबका मास निकाल लो, उसको ऊपर रख दो यूनिट सेल के अंदर, और यूनिट सेल का वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला A क्यूब होता है,
क्योंकि साइड क्यूब ही तो होगा, क्यूब ही तो होता है यूनिट सेल, तो साइड क्यूब से निकल जाएगा। तो अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम ये इसे यूं लिख सकते हैं, जैसे मास ऑफ यूनिट सेल जो है तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स या स्पीयर्स, कुछ भी लिखो, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन पार्टिकल या वन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम और मास ऑफ वन एटम, तो उससे टोटल मास आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है यूनिट सेल का होता है साइड क्यूब, क्योंकि यूनिट सेल तो क्यूबिक होता है तो साइड क्यूब हो गया। अब नंबर ऑफ एटम को किससे फाइंड करते हैं अपन? जेड से, क्योंकि अब तक हम नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसको तो मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास जो है उसको मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, और साइड को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं तो ए क्यूब से कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, यहां मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं हो अपन, यहाँ लिख देते हैं, चलो यही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ स्मॉल एम जो है इट इज द मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास है, और जेड जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अपन पार्टिकल यहाँ किसको मान रहे हैं? एटम को मान रहे हैं। ठीक है, एटम की बात कर रहे हैं पार्टिकल की फॉर्म में। लेकिन हमें ये भी पता है कि मास जो होता है ना, मास ऑफ एटम, जिसको अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इक्वल होता है मोलर मास या मोलर मास, जिसको अपन कैपिटल एम कहते हैं, और डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर, जिसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो स्मॉल एम है उसको मैं वापस से रिप्लेस कर सकता हूं, यहां लिख सकता हूं जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अगर हमें डेंसिटी फाइंड करनी है किसी यूनिट सेल की, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, उसका मोलर मास कितना है, उसके अंदर साइड की लेंथ कितनी है, और अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए, ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, हमें पता है कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, डेफिनेट होता है, रेगुलर होता है ना, उसके अंदर सारे पार्टिकल सिस्टमेटिक मैनर के अंदर अरेंज होते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल है वो अपनी प्लेस से हट करके दूसरी जगह आ जाए, ठीक है ना, उनका अरेंजमेंट बिगड़ जाए, तो उसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, क्या आ गया? इम्परफेक्शन आ गया, या उसको हम डिफेक्ट बोल देते हैं कि डिफेक्ट आ गया। तो एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो 0 केल्विन पर, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, तो जो अनअचीवेबल है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर वो एक आइडियल क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है। और आपको पता है आइडियल टर्म जो होती है ना वो हाइपोथेटिकल है। एक्चुअली आइडियल एक टर्म बोलने में ही होती है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करती नहीं है। तो अपन ये कह रहे हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से आप नीचे जाते जाओ, देखो कितना कम टेम्परेचर होता है, -273 तो अनअचीवेबल है, वो टेम्परेचर तो हम अचीव ही नहीं कर सकते जिस समय 0 केल्विन होता है वो। तो उस टेम्परेचर पर सारे सॉलिड आइडियल होते हैं, कोई सा भी सॉलिड जो आइडियल होगा उसमें सारे बिल्कुल परफेक्टली अरेंज होंगे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, वो हो सकता है कि एनर्जी को गेन करके अपनी जगह छोड़ करके इधर उधर चली जाए, ठीक है, और उस अपनी जगह बदलने की वजह से, अपनी प्लेस चेंज करने की वजह से उनमें एक इम्परफेक्शन आ जाता है, एक डिफेक्ट आ जाता है, और वही मतलब उनका अरेंजमेंट जो चेंज हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे? इम्परफेक्शन या डिफेक्ट। ठीक है, तो अगर अपन इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट, ठीक, तो इसमें अपन कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। पहला पॉइंट कि हमें पता है कि एट 0 केल्विन, ठीक है, एट 0 केल्विन और
273 माइनस में -273 डिग्री सेल्सियस ऑन क्रिस्टलाइन solids behave as ideal solid। वो आइडियल सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? एज एट दिस टेम्परेचर पार्टिकल्स से मेरा मतलब है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं, आयंस आर अरेंज्ड इन रेगुलर डेफिनेट मैनर। ठीक है, ये रेगुलर डेफिनेट मैनर में अरेंज होते हैं। अब क्या होता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, सम ऑफ द particles can change their place and create irregularity in अरेंजमेंट में क्या करते हैं? इररेगुलरिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट। ठीक है, इसी को हम डिफेक्ट भी कह देते हैं और इसी को हम इम्परफेक्शन भी कह देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये क्या, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये जो डिफेक्ट या इम्परफेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिफेक्ट या इम्परफेक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर हम डिफेक्ट की या इम्परफेक्शन की बात करते हैं तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो होता है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, और एक होता है लाइन डिफेक्ट। अब इनको समझते हैं क्या है। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, लाइन डिफेक्ट में क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोई एक पार्टिकल एक लैटिस पॉइंट को शो कर रहा है। हर एक पार्टिकल एक लैटिस पॉइंट को शो कर रहा है। तो मैं ये मान रहा हूं कि ये एक लैटिस पॉइंट, दिस इज अ लैटिस पॉइंट, है ना। हर एक पार्टिकल एक लैटिस पॉइंट पर है। अब इस लैटिस पॉइंट के चारों तरफ कहीं पर भी कोई इम्परफेक्शन किसी कारण से आ जाए। अब वो इम्परफेक्शन कैसे भी हो सकता है? हो सकता है कि ये पार्टिकल जो है ये बाहर चला गया और इसके बाहर जाने की वजह से यहां पर एक क्या बन गया, वैकेंसी बन गई। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई पार्टिकल बाहर से, फॉरेन पार्टिकल बाहर से आ गया, कोई अलग पार्टिकल, उसकी वजह से इसमें इम्परफेक्शन आ गया। लेकिन हुआ किसके, इस पॉइंट के चारों तरफ। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर जो डिफेक्ट है ना, डिफेक्ट क्रिएट अराउंड सराउंड अ लैटिस पॉइंट। ठीक है, किसी लैटिस पॉइंट के चारों तरफ कहीं पर भी एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, लाइन डिफेक्ट की, तो लाइन डिफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब वो अपन यहां देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ अपने पास स्पेस है। लाइन डिफेक्ट कैसे क्रिएट होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि पार्टिकल बिल्कुल वेल मैनर्ड में अच्छी तरह से अरेंज है। ठीक है, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा होगा कि इनका अरेंजमेंट जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा।
और वो अरेंजमेंट कैसे चेंज हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक्चुअली आप देखें कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये पहले ऐसे अरेंज हुए थे, लाइक दिस क्यों जा रही थी मैंने, अब पूरी एक रो ही जो है अपनी लाइन चेंज कर ली उन्होंने, ठीक है ना। तो पूरी एक रो जो है वो चेंज हो गई है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इफ डिफेक्ट occurs in a complete रो, पूरी एक रो में ही डिफेक्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट। तो इसे हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो केवल पॉइंट डिफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, लाइन डिफेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर के अंदर केवल पॉइंट डिफेक्ट यानी अपन वो डिफेक्ट पढ़ेंगे जिनमें किसी एक पॉइंट यानी किसी एक पार्टिकल के चारों तरफ कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है। उस गड़बड़ को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिफेक्ट कह रहे हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ये हमने लिया पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। अब पॉइंट डिफेक्ट को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली ब्रॉडली हम लोग पॉइंट डिफेक्ट को डिवाइड करते हैं 3 टाइप में। इसको 3 टाइप में डिवाइड करेंगे हम। एक तो हम स्टडी करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा हम स्टडी करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीसरा हम स्टडी करेंगे दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इसको भी सब डिवाइड करेंगे। अगर हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। एक तो होता है आपके पास नॉन आयनिक डिफेक्ट और एक होता है आपके पास आयनिक डिफेक्ट, ठीक है। नॉन आयनिक को फिर आप 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसके अंदर 2 तरह की डिफेक्ट पढ़ेंगे आप। एक तो पढ़ेंगे आप वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट, और एक आप पढ़ेंगे इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जबकि अगर हम बात करते हैं आयनिक डिफेक्ट की, तो आयनिक डिफेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसको भी 2 टाइप्स में स्टडी करेंगे। एक तो आप पढ़ेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट, और एक आप पढ़ेंगे इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। ये इसके टाइप हो गए। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को आप 2 पार्ट्स में देखेंगे, ठीक है। एक तो देखेंगे आप इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक देखेंगे मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट को आप 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहला आप पढ़ेंगे ड्यू टू कैटाइनिक वैकेंसी, और दूसरा आप देखेंगे इसके अंदर ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन, ठीक है। और मेटल डिफिशियंसी की कोई टाइप नहीं है और नहीं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की कोई टाइप है। तो ये सारे डिफेक्ट अपन इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले फ्लो चार्ट बना दिया कि हमारा माइंड में अपने पास है तो हमें पता रहेगा ना कि नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं, कौन किसका पार्ट है, तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लेते हैं अपन, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब एक बार ये समझ लेते हैं अपन पहले कि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, इम्प्योरिटी क्या है। उसके बाद फिर अपन इसके टाइप्स के बारे में एक करके स्टडी करेंगे। देखो स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है, तो ध्यान है अपने 11th स्टैंडर्ड में भी स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ा है।
हम ये जानते हैं कि जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन लिखी हुई है, उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास आगे की तरफ जो कोफिशिएंट लिखे हुए रहते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप जैसे कोई 2, 3, 4, जैसे एक सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, जैसे आपके पास में है N2 प्लस 3H2 2NH3, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3, यहाँ ये 2, ये क्या है इनको स्ट्राइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें पता है स्ट्राइकियोन और मेट्रॉन से मिलकर के स्ट्राइकियोमेट्री बना होता है। स्ट्राइकियोन का मतलब क्या होता है? स्ट्राइकियोन का मतलब क्या होगा? किसे कहते हैं स्ट्राइकियोन? और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी अपन कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर जो हम लोग इनके मोल्स हैं, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, इनसे रिलेटेड जो अपन कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइकियोमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्राइकियोमेट्री डिफेक्ट से मेरा मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए और उसकी स्ट्राइकियोमेट्री चेंज नहीं हो, वो वैसी की वैसी रहे, या फिर आप यूं कहें कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके अंदर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर रेशो होता है, ठीक है, डिफेक्ट क्रिएट हो जाए और वो रेशो भी चेंज नहीं हो। एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे हमें पता है फॉर एग्जांपल Fe2O3, ठीक है, ये हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है। तो यहां पर Fe आपके पास कितने? 2 और ऑक्सीजन कितने? 3, यही। तो इनका रेशो क्या है? 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास 200 Fe है किसी मॉलिक्यूल में, तो उसमें ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? ऑक्सीजन 300 होने चाहिए, 300 ऑक्सीजन के एटम्स होने चाहिए, क्योंकि रेशियो तो वही कह रहे हैं, 2:3 रहना चाहिए। तो अगर मान लो किसी रीजन से, किसी डिफेक्ट की वजह से यहां पर ऐसा हुआ कि आपके पास जो Fe है वो 198 Fe रह गया और ऑक्सीजन 300 ही रहा, ठीक है, ऑक्सीजन 300 ही रहा, तो यहां पर हम कहेंगे ना डिफेक्ट हो गया उसमें, क्योंकि 2 Fe निकल करके बाहर चले गए, ठीक है। लेकिन ये रेशो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, रेशो चेंज हो गया, क्योंकि रेशो क्या रहना चाहिए था? 2:3 रहना चाहिए था। अब यहाँ पर 198 और 300 का अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या ये रेशो आपके पास 2:3 आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब इसकी जो रेशो है वो चेंज हो गया। जो हमारे पास आइडियल फॉर्मूला होता है इसका, उससे इसको कंपेयर करें तो उस रेशो में तो ये नहीं है। तो ऐसे डिफेक्ट जिनके अंदर ये रेशो चेंज हो जाए वो तो कहलाते हैं नॉन स्ट्राइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और जिनमें ये रेशो मेंटेन रहे, जिनमें रेशो डिफेक्ट भी क्रिएट हो जाए और रेशो भी चेंज नहीं हो, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्राइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट नाम से पता चल रहा है, तो इसमें क्या बाहर से अपन कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड करेंगे और उस सब्सटेंस को ऐड करने की वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। इनको अपन डिटेल के अंदर एक एक करके पढ़ेंगे कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के जो अपने टाइप पढ़े थे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली इनके टाइप से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आयनिक नॉन आयनिक, फिर उसको सब डिवाइड किया, ठीक है। उनके जो टाइप्स हैं जैसे वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न केवल बोर्ड एग्जाम में बल्कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं अपन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट अपन किसको कहते हैं? देखो नाम से पता चल रहा है, वैकेंसी का मतलब क्या होता है? खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, उसको अपन वैकेंसी बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में सभी पार्टिकल जो है एक रेगुलर, डेफिनेट, ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर अरेंज है। अब किसी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी वजह से हम ये मान लें इसमें से पार्टिकल बाहर निकल गए, ठीक है, 2 पार्टिकल मैंने बाहर निकाल दिए और उन दोनों पार्टिकल की जगह पर आपके पास क्या बन गया? इस तरह से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है, ये वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इसे आप क्या कह रहे हैं? वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो इसे अपन वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। तो एक्चुअली वैकेंसी डिफेक्ट के मेन पॉइंट्स अगर अपन लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात, वैकेंसी डिफेक्ट किसका पार्ट है? आयनिक का या नॉन आयनिक का?
नॉन आयनिक, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इट इज अ नॉन आयनिक और स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। इट इज अ नॉन आयनिक स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, नॉन आयनिक स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। दूसरा इस डिफेक्ट में जैसा हम देख पा रहे हैं कि कोई पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो अपने लैटिस पॉइंट से निकल करके क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स से मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लीव लैटिस पॉइंट एंड कम आउट ऑफ द क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे। अब एक बार बताओ मुझे आप कि अगर क्रिस्टल से ये पार्टिकल बाहर निकल गए तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज हो जानी चाहिए या बढ़ जानी चाहिए या डिक्रीज हो जाना चाहिए? दोनों सेम ही हो गए, इंक्रीज हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? पार्टिकल बाहर निकाल दिए अपन ने, आपके पास भाई इसका वॉल्यूम जो है वो यहां से यहां तक है, ठीक है। पार्टिकल तो बीच में से बाहर निकले तो क्या वॉल्यूम कम हुआ? नहीं हुआ, वॉल्यूम तो उतना ही है, अंदर से जगह खाली हो गई है। और डेंसिटी क्या होती है कि यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल तो कम हो गए ना, दो जगह से पार्टिकल कम हो गए, तो हम बोलेंगे डेंसिटी कम हो गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें, इन दिस डिफेक्ट, या डायरेक्ट लिख देता हूं, डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि पार्टिकल बाहर निकल गए। तो ये 3 पॉइंट अपन इसके लिए ध्यान रख सकते हैं, जो मेन 3 पॉइंट है। एक तो ये स्टाइकियोमेट्रिक नॉन आयनिक डिफेक्ट है, ये इनमें पार्टिकल लैटिस पॉइंट से बाहर निकल जाते हैं और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ओके। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं तो नेक्स्ट डिफेक्ट आता है अपने पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसे कहेंगे, इसी में ही समझ लेते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को, ठीक है। जैसे हमने इसको एक बार वापस से बना देना है, ये हमने इसको वापस से ड्रॉ कर दिया, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल। अब देखो इंटरस्टिशियल स्पेस एक टर्म होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होती है ना, उसको अपन इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब समझना इसमें होता क्या है कि कोई बाहर से कोई पार्टिकल इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एंटर हो जाएगा। जैसे यहां आ गया, ये पार्टिकल बाहर से आया हुआ पार्टिकल है, ठीक है। अब ये बाहर से आ गया तो डेफिनेटली ये कि इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी कि नंबर ऑफ पार्टिकल अंदर बढ़ गए, ठीक है। और इसके अंदर डिफेक्ट भी क्रिएट हो गया क्योंकि अब इसका जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं? पहला पॉइंट जैसा अपन ने इसमें लिखा था वो आ जाएगा कि ये भी क्या है, इट इज अ नॉन आयनिक स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन आयनिक स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। दूसरा, इसमें पार्टिकल का क्या हुआ है, इससे ध्यान रखना, जो बाहर से पार्टिकल आता है ना बेटा, यहां से आया है, इसको अपन फॉरेन पार्टिकल कह रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल है ना, बाहर से आया इसलिए फॉरेन पार्टिकल। तो ध्यान रखना, फॉरेन पार्टिकल एंटर इन इंटरस्टिशियल स्पेस, फॉरेन पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस में एंटर कर जाता है। और अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में फॉरेन पार्टिकल आ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखना है अपन को। इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो इससे आगे वाले हैं, एक तो फ्रैंकल डिफेक्ट और एक शॉर्टकी डिफेक्ट, वो चीज हमें आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखना, ये जो बीच में स्पेस जो है हमारे पास है, इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस।